हे गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रोशनपीडिया द डीप नॉलेज वर्सिटी में। और आज हम लोग पढ़ेंगे दो टॉपिक। पहला, इमरजेंस ऑफ टू पावर ब्लॉक्स, इसका मतलब कि दुनिया कैसे दो हिस्सों में बट गई। और दूसरा, एरेनाज ऑफ द कोल्ड वार, यानी कि वैसे एरियाज जहाँ पे दोनों सुपर पावर के बीच में डायरेक्ट भिड़ंत हुई थी। तो चलिए पहले टॉपिक को देखते हैं, इमरजेंस ऑफ टू पावर ब्लॉक्स, यानी कि किस प्रकार पूरी दुनिया दो अलायंस में बट गई थी। एक वेस्टर्न अलायंस और दूसरा ईस्टर्न अलायंस। तो जो वेस्टर्न अलायंस था उसको लीड कर रहा था यूएस, और जो ईस्टर्न अलायंस था उसको कौन लीड कर रहा था? यूएसएसआर। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि पूरी दुनिया दो भागों में क्यों बटी। जिसका बहुत ही सिंपल सा आंसर है कि दो आइडियोलॉजी था, एक कैपिटलिज्म और दूसरा सोशलिज्म, यानी कि कैपिटलिस्ट वर्सेस सोशलिस्ट। तो जिस कंट्री को कैपिटलिस्ट अच्छा लगा वो कैपिटलिस्ट कंट्री को ज्वाइन कर लिया, और जिस कंट्री को सोशलिस्ट अच्छा लगा वो सोशलिस्ट को ज्वाइन कर लिया। लेकिन कोई तो ऐसा कंट्री होगा जिसको ना कैपिटलिज्म अच्छा लगा होगा ना सोशलिज्म। तो इसके बारे में भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन राइज होता है कि ये जो सुपर पावर के साथ जो स्मॉल स्टेट थी वो उनके साथ क्यों ज्वाइन कर रही थी। तो तीन मेन रीजन है, लेकिन आप यहाँ पे चौथा भी लिख सकते हैं, जैसे कि आइडियोलॉजी का बात आया। अगर देखिए मिलिट्री सपोर्ट, ठीक है, जो स्मॉलर कंट्री थी उनको सुपर पावर मिलिट्री सपोर्ट प्रोवाइड करती थी, जैसे कि आर्मीज भेज दिया, कुछ वेपन्स का जरूरत हुआ तो मदद कर दिया। इकोनॉमिक सपोर्ट, कभी फंड का जरूरत पड़ा तो उसमें भी मदद कर दिया। और प्रोटेक्शन, जैसे कि अगर कोई कंट्री सुपर पावर को ज्वाइन करती है, उस पर अटैक करने से पहले सोचेगा ना कि अगर हम इस पर अटैक करते हैं तो कहीं यूएस हम पर अटैक ना कर दे। तो ये तीन मेन रीजन है जिसके कारण स्मॉल स्टेट ज्वाइन कर रही थी अलायंसेस को। लेकिन यहाँ पे आता है क्वेश्चन कि जो सुपर पावर है वो स्मॉल स्टेट्स को ही क्यों ज्वाइन कर रही है। तो देखते हैं यहाँ पे रीजन। पहला रीजन है टेरिटरी। ठीक है, कि उनको टेरिटरी मिल जाता था। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें यहाँ पे यूएस है, ठीक है, और यहाँ पे है पाकिस्तान। तो यूएस को यहाँ पे टेरिटरी मिल गया, यानी कि जगह मिल गया जहाँ से वह अपने वीपन्स को क्या कर सके, लॉन्च कर सके, चाहे तोप हो, मिसाइल हो, चाहे कोई भी वीपन्स। सेकेंड पॉइंट है लोकेशन। यहाँ एक लोकेशन मिल गया जहाँ से अब वो अपने इनेमी के ऊपर, जैसे कि यूएसएसआर है, उसके ऊपर क्या रख सके, नजर रख सके, यानी कि स्पाई कर सके। और यूएसएसआर भी इसी तरह इधर कोई कम्युनिस्ट नेशन होगा तो वहाँ पे अपना स्पायर्स को भेज देता, और यहाँ से एक दूसरे से ये दोनों स्पाई कर पाता और नज़र रख पाता। और थर्ड पॉइंट है इकोनॉमिक सपोर्ट। जैसे जो भी स्मॉलर स्टेट थे, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल भी हम लिए थे पाकिस्तान और यहाँ पे यूएस का। अगर पाकिस्तान कुछ भी बाय करता है यूएस से, खैर अब अलायंस में आया है तो सब चीज मोस्ट ऑफ द थिंग्स यूएस से ही लेगा, तो अगर लेता है तो वो सारा पैसा किसके पास जाएगा? अब बिल्कुल बात है कि यूएस के पास जाएगा। ठीक है, और इस तरह से यूएस को क्या होता था, बेनिफिट होता था। लास्ट पॉइंट है वाइटल रिसोर्सेज लाइक ऑयल एंड मिनरल्स। बहुत जगह ऐसा टेरिटरी था जहाँ पे नेचुरल रिसोर्स बहुत सारा था, जिसके कारण यूएस और यूएसएसआर यानी कि दोनों जो सुपर पावर थी उनके पास नेचुरल रिसोर्स लेने का मौका मिल जाता था। तो ये कुछ रीजन था जिसके कारण सुपर पावर अलायंस बना रही थी स्मॉलर स्टेट्स के कारण। और ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट 4 मार्क्स का आता है या कभी कभी 2 मार्क्स का भी आ जाता है। अगर 2 मार्क्स का आता है तो आप सिर्फ ये लिख दीजिएगा तो आपको मार्क्स मिल जाएगा, लेकिन अगर 4 मार्क्स का आता है तो आप इसको एक्सप्लेन कर दीजिएगा। कुछ कंट्रीज जो कि वेस्टर्न अलायंस में थी और ईस्टर्न अलायंस में। तो वेस्टर्न अलायंस में ब्रिटेन, फ्रांस, वेस्ट जर्मनी, बेल्जियम, पाकिस्तान और स्पेन। और वहीं बात करें ईस्टर्न अलायंस में तो रशिया, अल्बेनिया, जर्मनी, ईस्ट जर्मनी, पोलैंड, बुल्गारिया और रोमानिया। तो ये कुछ कंट्रीज थी जो कि अपने अपने अलायंस में थी। यहाँ देख लेते हैं मैप में, यहाँ से वर्ल्ड का विभाजन हो जाता है, और वर्ल्ड जैसे कि भी बताया दो टुकड़ों में बट जाती है। इधर सारा हो जाता है ईस्टर्न और इधर आ जाता है वेस्टर्न।
अब बात कर लेते हैं इम्पोर्टेंस ऑर्गेनाइजेशन की, जो कि उस टाइम इस्टेब्लिश किया गया था। तो पहले देखते हैं नाटो, ठीक है, और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ सकता है। तो नाटो क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जो भी कंट्री अटलांटिक ओशन के आसपास आता है वो सारा इस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर सकता है। लेकिन जब ये इस्टेब्लिश किया गया था अप्रैल 1949 में, तो उस समय 12 स्टेट्स मिलकर ये ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश किया और ये डिक्लेयर किया, यानी एक पॉलिसी बनाया गया, ठीक है, कि अगर किसी एक कंट्री के ऊपर भी अटैक होता है ये 12 स्टेट्स के अंदर, तो माना जाएगा कि सारे कंट्री के ऊपर अटैक हुआ है। और इन रिजल्ट्स नाटो क्या करेगी? रिटेलिएट करेगी उस कंट्री के ऊपर। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन देख लेते हैं, तो है सीटो, ठीक है, जो कि 1954 में स्टेब्लिश किया गया था। कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बस डेट आप याद रखिए। और इसका एब्रिविएशन है साउथ ईस्ट एसोसिएशन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट वन सेंटो, सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन इसका पहले नाम बगदाद पैक्ट था और इसको साइन किया गया था 1955 में। ये थोड़ा सा इसको ध्यान रखिएगा, आ सकता है 1 मार्क्स में, क्योंकि इसका पहले नाम बगदाद पैक्ट था, बाद में इसका नाम चेंज कर दिया गया, सेंटो रख दिया गया। नेक्स्ट देखते हैं वार्सो पैक्ट, और ये भी 1955 में ही साइन किया गया था। क्यों? और ये था यूएसएसआर का, किसका था? यूएसएसआर का। और इसको बनाया गया था ताकि नाटो का जो फोर्स है यूरोप में उसके ऊपर काउंटर अटैक कर सके। जैसे कि पता है यूरोप में पूरा इधर ईस्टर्न और इधर वेस्टर्न अलायंस हो गया था, तो सारे एक दूसरे के ऊपर काउंटर अटैक करने के लिए ये पैक्ट को साइन किया गया था। एरिनाज ऑफ द कोल्ड वार क्या होता है इसका मतलब? यानी कि वैसा एरिया जहाँ पे क्राइसिस तो हुआ था, वार हुआ था, कॉन्फ्रंटेशन हुआ था, लेकिन कुछ लिमिट्स के अंदर ही रह गया। अब जैसे एग्जांपल हम देखें, कोरियन वार, बर्लिन वार, कोंगो वार, और भी है वियतनाम वार, अफगानिस्तान इन्वेजन। लेकिन यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट ये दोनों को जो हम हाईलाइट किए हैं, इसको आप लोग स्टार मार्क एकदम कर लीजिए, क्योंकि इस पर क्वेश्चन आ चुका है कि गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ एरेनास ऑफ द कोल्ड वार वेयर 2 सुपर पावर केम इनटू डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट। तो यहाँ पे आप लोग एग्जांपल लिख सकते हैं कोरियन वार का और वियतनाम वार का, जहाँ पे जैसे कि ये कोरिया था, ठीक है, तो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया को यूएसएसआर सपोर्ट कर रही थी और यूएस साउथ कोरिया को। ठीक उसी प्रकार वियतनाम वार में भी नॉर्थ वियतनाम को यूएसएसआर और साउथ वियतनाम को यूएस। तो हुआ क्या, जैसे ये अलायंस क्रिएट हो रहा था तो पूरे वर्ल्ड में प्रेशर भी बन रहा था कोल्ड वार का, और दोनों सुपर पावर दिन ब दिन अपना पावर को राइज कर रही थी, एंड दे वर कंडक्टिंग अ लॉट ऑफ न्यूक्लियर टेस्ट और आर्म्स के स्टॉक्स को बढ़ा रही थी। तो एक दिन वो लोग फाइनली डिसाइड करते हैं कि इसको बंद किया जाए और आर्म्स कंट्रोल ट्रीटी को साइन किया जाए। तो 1960s में 3 आर्म्स कंट्रोल ट्रीटी साइन किया गया था, एलटीबीटी, एनपीटी और एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी। और ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका 6 मार्क्स में क्वेश्चन आता है, ठीक है, 4 मार्क्स में भी आ सकता है, लेकिन आप लोग 6 मार्क्स के लिए इसको ध्यान में रखिएगा। तो देख लेते हैं कि क्या था ये ट्रीटी। एलटीबीटी यानी कि लिमिटेड टेस्ट बैन ट्रीटी, जो कि 1963 में साइन किया गया था। यानी कि अगर हम देखें ये न्यूक्लियर मिसाइल्स है, इसका अगर टेस्ट होता है और ये सक्सेसफुल हो जाता है टेस्ट में, तो यानी कि एक न्यूक्लियर मिसाइल बढ़ गया उस सुपर पावर के पास, तो इसी के ऊपर लिमिटेशन लगा दिया गया कि अब कोई भी फॉर एग्जांपल 10 से ज़्यादा टेस्ट नहीं करेगा, और 10 में मान लेते हैं 2 सक्सेसफुल होता है तो उस कंट्री के पास 2 ही न्यूक्लियर मिसाइल्स रहेगी, अब इससे ज़्यादा वो टेस्ट नहीं कर सकती है, जिसके कारण क्या होगा कि अब न्यूक्लियर टेस्ट नहीं होगा और उसका प्रोडक्शन भी नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट देखिए एनपीटी, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, यानी कि नॉन प्रोलिफरेशन मीन्स क्या होता है कि अब जो ये न्यूक्लियर मिसाइल्स है अब इसको बांटा नहीं जाएगा, डेवलप नहीं किया जाएगा, मतलब जिस कंट्री के पास उन्हीं के पास सब रहेगी, कोई और दूसरा कंट्री अब न्यूक्लियर टेस्ट नहीं कर सकता है, उसका प्रोडक्शन भी नहीं कर सकता है। तो ये एनपीटी 1968 में साइन किया गया था। नेक्स्ट है हमारा
एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी। अब एंटी बैलिस्टिक क्या होता है? जैसे कि अगर कोई न्यूक्लियर मिसाइल लॉन्च कर दिया गया है तो उसको एयर में ही ब्लास्ट करवा दिया जाए दूसरे मिसाइल्स को लॉन्च करके। जैसे रामायण में आप लोग देखे होंगे, इधर से एक तीर छोड़ा और उधर से दूसरा, और दोनों हवा में जाके टकराया और ब्लास्ट कर गया। तो ठीक इसी तरह एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी, और इसको 1972 में साइन किया गया था। अब यहाँ पे एक नोट्स है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। हम एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन जा रहे हैं और उसको ढूंढ के निकाल रहे हैं कि क्या इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। तो यहाँ पे हम देखें कि जवाहरलाल नेहरू, दे प्लेड अ वेरी क्रूशियल रोल in mediating the war which was happening in the कोरिया। जो कोरिया में वार हो रहा था, अभी बताए ऊपर नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया, तो वहाँ पे एज अ मेडिएटर का रोल निभाए थे जवाहरलाल नेहरू। और उन्होंने आर्मी के जगह डॉक्टर्स को भेज दिया कि वो जाके वहाँ पे जो भी घायल हुआ है उसका मदद कर सके। और नेक्स्ट अगर हम देखें तो कोंगो क्राइसिस जो हुआ था, कोंगो वार, ठीक है, वहाँ पे मेडिएटर का रोल कौन निभाया? यूएन सेक्रेटरी जनरल। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। फिलहाल के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बाय।